जज है, मुझे बहुत खुशी है, उस पर गर्व है। उसने कहा कि मैं इसमें नहीं जा रही हूँ कि इनका जुर्म कितना खराब है। का जुर्म तो ऐसा है, उन्होंने दो शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल किए, ग्रोटेस्क एंड डायबॉलिकल। मतलब इसमें शैतान का हाथ दिखाई देता है इनके जुर्म में। ये बिल्कुल ऐसा जुर्म है जो सोचा ही नहीं जा सकता इसके बारे में। मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहती, ये उन्होंने कहा, लेकिन ये था इस तरह का। और उन्होंने आगे ये कहा कि पहले दिन से गुजरात सरकार इनके साथ मिली भगत में शामिल थी, पहले दिन से। अब हमारा संविधान क्या कहता है? सरकार का काम है पीड़ित पक्ष का बचाव करना। अगर पीड़ित पक्ष के पास पैसा नहीं है वकील के लिए, तो आप सब जानते हैं सरकारी वकील खड़ा होता है और वो प्रोसिक्यूशन को लीड करता है। यहां पर उल्टा, और इसलिए अब कहते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है कि शायद ये संविधान को ही खत्म करके मनुस्मृति या पता नहीं कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि सरकार पीड़ित पक्ष के साथ नहीं, जो ये मुजरिम थे उनके साथ एकदम पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई और हर मोड़ पर उनका साथ दिया। आप सोच सकते हैं कि इसमें एफआईआर नहीं हुई? आप सोच सकते हैं कि जो बिल्किस बानो का परिवार मारा गया था, उनके शव को ला करके उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया? आप सोच सकते हैं कि बिल्किस बानो उनका नाम ले रही है क्योंकि वो तो मामा काका थे ना, सबके नाम जानती थी, उनको पहचानती थी, सब नामित थे। और हमारा देश का कानून कहता है कि बलात्कार की पीड़िता अगर नाम लेती है बलात्कारियों का, तो और कुछ नहीं चाहिए, उनको फौरन आप बंद करिए और उनको सजा सुनाइए, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि कौन महिला होगी जो झूठा केस बलात्कार का लगाएगी और लोगों को नामित करेगी, बहुत कम ऐसी होंगी। तो इस सबके बावजूद वहां एफआईआर नहीं होती है, इनके शवों का पोस्टमार्टम नहीं होता है और कुछ होता ही नहीं है। बिल्किस बानो का ये केस इतना भयानक था कि उसका साथ देने वाले बहुत पैदा हो गए, जिन्होंने चंदा किया, जिन्होंने वकील किया। वरना आप सोचिए, वो गरीब औरत जिसके साथ ये सब हुआ था, जिसका पूरा परिवार साफ हो गया था, उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन जाना पड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और फिर जाकर के वो केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ और महाराष्ट्र की सीबीआई कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसका मतलब ये 14 साल 15 साल ये सब भुलावा है। उसका मतलब है जब तक ये मर नहीं जाते तब तक ये जेल में रहेंगे। और उनको जेल भेजा गया। उसके बाद उनको लगातार पैरोल मिली। सबको मालूम था कि उनको पैरोल मिल रही है। यहां कोई वकील हो तो वो समझेंगे इस बात को। पैरोल के दौरान 2 के खिलाफ एफआईआर है कि इन्होंने पैरोल के दौरान जो साक्षी थे उनको प्रभावित करने की कोशिश की कि तुम अपना बयान बदल दो। और ऐसे लोगों के बारे में गुजरात सरकार कह रही है कि इनको एक मौका मिलना चाहिए सुधार का, इनका बिहेवियर, इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। तो मैं सिर्फ ताकि आपके पास कुछ मुद्दे हो लोगों से बहस करने के लिए, कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, भाजपा का भी कोई नहीं होगा जो कहेगा कि ये उचित है, ये सही है, जब आप ये सारी बातें लेकर के जाएंगे। लेकिन गुजरात सरकार ने किया। और इसके बाद जब ये पैरोल की बात आती है, मतलब इनको छोड़ने की बात, जिसको हम लोग रेमिशन कहते हैं, जब इनको छोड़ने की बात आती है तब क्या होता है? आप जरा सोचिए कितना बड़ा फरेब होता है। एक इनमें से है राधे श्याम, इन लोगों को तो नाम अपने बदल देने चाहिए, राधे श्याम नाम है। वो जाते हैं हाई कोर्ट गुजरात कि हमें माफी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट गुजरात कहता है भाई तुमको तो सजा महाराष्ट्र ने सुनाई, तुम महाराष्ट्र जाओ, वहां से अपनी माफी की बात रखो। ये महाराष्ट्र जाते हैं। सीबीआई का मैजिस्ट्रेट कहता नहीं, जो आयो था, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस का था, उसने कहा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये वापस आता है। अब क्या करें? अब ये लोग, और ये जेल में था, तो इसका मतलब गुजरात सरकार की पूरी संज्ञान में था ये जो हो रहा है। तब क्या होता है कि वो और गुजरात की सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं
और सुप्रीम कोर्ट को बताते नहीं हैं कि हम गुजरात हाई कोर्ट जा चुके, उन्होंने मना कर दिया, हम महाराष्ट्र जा चुके, उन्होंने कह दिया आप इस लायक ही नहीं है कि आपको छोड़ा जाए। और वहां पर नए सिरे से मांग करते हैं बहुत भोले बन करके कि भाई आप हमको बताइए हम महाराष्ट्र जाएं कि गुजरात जाएं। अब वो कैसे जज थे मैं नहीं कहना चाहती, उन्होंने कह दिया आप गुजरात जाइए। और आप देखिए इसमें एक बात और, 1992 में जो छोड़ने के कानून थे, नियम थे, उसमें यह था कि कोई भी छोड़ा जा सकता है अगर सरकार चाहे। लेकिन 2013 में ही गुजरात सरकार ने इसमें तरमीम की और कहा कि जिसने बलात्कार किया है या जिसने जघन हत्या की है उसको तो रिमिशन यानी उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो ये लोग, उन्होंने वहां पर कहा कि भाई ये घटना तो 1992 के मतलब 2013 के पहले की है, इसलिए 1992 के नियम में हम गुजरात को क्या अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा हाँ कर सकते हैं, चले गए भाई। और आनन फानन में उन्होंने एक कमेटी बनाई, जो लोग हैं विधायक और सब कुछ जानते हैं, एक कमेटी होती है सरकार की, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या ये लोग छोड़ने लायक हैं कि नहीं। अब उसमें कैसे अच्छे अच्छे लोग थे, भाजपा के 2 विधायक, 2 नेता भाजपा के, वहीं का डीएम जो उन्हीं के अधीनस्थ है, 2-4 लोग, और उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनको बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए ना। आनन फानन में फैसला, उनके बारे में जो कुछ लिखा गया वो साइक्लोस्टाइल हुआ, यानी सबके बारे में एक ही बात। जो लोग जानते हैं कानून के बारे में, ये तो एडमिसिबल ही नहीं होता है। अगर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, चार्जशीट है, तो आप एक ही तरह की भाषा, एक ही सब कुछ करेंगे तो वो खारिज कर दी जाएगी। वो भी हो गया। और फिर 15 अगस्त को जैसा कि आप जानते हो निकल करके बाहर आ गए। फिर हम लोग जब कोर्ट गए तो हमारे खिलाफ ये कहा गया कि ये लोग हैं कौन, इनको तो इनका कोई वजूद नहीं है, कैसे चले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी तो बात सुनी नहीं जानी चाहिए। अब उस समय एक चीफ जस्टिस थे, फिर वो रिटायर हो गए, फिर एक आए 3 महीने के लिए, वो रिटायर हो गए, एक और आए। अच्छा हुआ गोगोई नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। तो ये हमारा मामला थोड़ा पर, लेकिन ये भी इतना समय मिल गया कि ये बाकी महिलाएं भी आ गई और फिर बिल्किस भी आ गई। और फिर हमको एक बेंच मिली जिसमें जस्टिस जोसेफ थे और ये जो महिला जिन्होंने वर्डिक्ट दिया वो। अब आप सोचिए, ये होता है ना कि जब कहा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसका कुछ मतलब होता है। जस्टिस जोसेफ कह रहे हैं कोर्ट में गुजरात की सरकार से कि ये आप क्या तमाशा कर रहे हैं, आप तो इसको जानबूझ करके लंबित करते चले जा रहे हैं। कभी एक कागज नहीं लाते हैं, कभी दूसरा कागज नहीं लाते हैं। कोई दूसरी कोर्ट होती तो उसी वक्त उन वकीलों को और गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों को जेल हो जाती। ये तो अब मामला बदला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं देती है। और उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूं आप लोग चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं और उसके बाद फैसला आए। एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक सरकार से ये कह रहा है, एक सरकार नहीं 2 सरकारों से कह रहा है, भारत सरकार और गुजरात की सरकार। खैर उसके बाद फिर बहुत अच्छा हुआ कि जो जस्टिस भुइयां आए वो भी पहले दिन से ही बहुत सही उनका रवैया रहा। और उन्होंने लोगों से कहा आप मतलब हम बता नहीं सकते कितना उन्होंने बदमाशी की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा शायद कभी देखा ही नहीं गया। तमाम वकील आकर के देखते थे कि ऐसा तमाशा भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, जैसे हम समझते हैं कि सब लोग इस सरकार के समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। पहले दिन से पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट और सारे वकील जब भी हम लोग को देखते थे तो इतनी हमको बधाई देते थे या मुस्कुराते थे या कहते थे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह का माहौल बनता था जब हम लोग जाते थे हियरिंग के लिए। और उसके बाद जब सारी बहस खत्म हो गई तब ये हुआ कि यूँ कहते हैं कि जजमेंट इज़ रिजर्व्ड, यानी अभी कुछ दिन बाद हम देंगे। और हमने सोचा पता नहीं भैया अब और कुछ आफत आने वाली, इतना टाइम क्यों लगा रहे। लेकिन मुझे लगता है वो टाइम ठीक लगा रही थी कि बिल्कुल ऐसा कोई जजमेंट दे कि कोई इसमें कोई मीन मेक ना निकाल सके।
और उन्होंने जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा तो है कि ये आपके ये अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं कि आप गुजरात में ये फैसला लेते, और ये आपको मालूम था। आपने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा, उनको बताया नहीं, और जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था आपने वो काम किया। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि आपने जो कहते हैं आपने हथियाया है ताकत को, जो ताकत आपको कब के पास नहीं थी आपने उसको हथियाने का काम किया। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। शायद ही किसी सरकार के लिए इस तरह के शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस्तेमाल किए होंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि आपने धोखाधड़ी से हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक फैसला लिया, तो उस फैसले को हम अलग करते हुए आपकी इस जो आपने इन लोगों को छोड़ा है उसको खारिज करते हैं। और हम लोग फिर भी डर रहे थे, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि 1.5 साल से ये लोग बाहर हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने कहा इनको अब वापस जेल जाना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर इनको जाना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं महाराज जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा किसी भी कोर्ट को के लिए इस फैसले को पलटना, बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये पूरी लड़ाई थी, और इस लड़ाई से निश्चित रूप से जो हमको समझ में आया वो यही है कि अगर एक सही तरीके से, और इसमें अगर हमारे पास इतने अच्छे वकील ना होते, बिल्किस ना आती, उनकी भी बढ़िया वकील ना होती, तो शायद हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये सारे लोग हैं आज भी हिंदुस्तान में जो ये काम करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़े वकील हिंदुस्तान के आज भी बिना एक पैसा लिए अपनी गर्दन को फांसी के फंदे में डाल करके इस तरह के केस लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरी मीटिंग इस कचहरी में करवाएं, और मैं वकीलों से कहूँ कि भैया ये काला कोट पहन करके कुछ बढ़िया काम भी करके दिखाओ। आपके हाथ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये संविधान खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा काला कोट भी उतर जाएगा और तुमको भी पीला पहन करके कहीं बैठ करके जाप करना होगा, और कुछ काम मिलेगा नहीं यहाँ। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। और बिल्किस बानो ने एक बयान परसों दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि आज पहली बार मुझे मुस्कुराने का मौका मिला जब ये फैसला मैंने सुना। एक बहुत बड़ा पत्थर जैसे कि मेरी छाती से हट गया, और मैंने अपने बच्चों को भी गले से लगाया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये रास्ता मैंने अकेले नहीं नापा है, मेरा साथ हजारों हजार लोगों ने पूरे देश के अंदर दिया। उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की। शोभा गुप्ता मेरी वकील ने मेरी मदद की, वो जो महिलाएं कोर्ट में गई उन्होंने मेरी मदद की। और मैं ये मानती हूँ कि ये जीत मेरी नहीं, तमाम लोगों की हुई है, तमाम महिलाओं की हुई है। और मैं दुआ करती हूँ कि हमारे देश में सबको न्याय, सबको अधिकार और सबको समानता मिले। बहुत बड़ी बात है, और इन्हीं बातों को हम याद करते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, और यही बात हमको दूसरों को बताना होगा। देखिए मैं नहीं मानती कुछ होंगी पता नहीं कौन सी प्रवृत्ति की, मैं नहीं मानती कि कोई ऐसी महिला हो सकती इस देश में जो गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के इस रवैये का समर्थन करती हो। लेकिन उनके पास जाना जरूरी है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपको नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है, आप अपनी पत्नी से बातें नहीं करते हो, आपके बच्चे व्हाट्सएप पर क्या देख रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। कम से कम 3 दिन से वो बिल्किस बानो का केस तो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और कितने लोग इसकी प्रतिक्रिया हम लोग को दे रहे हैं, बहुत सारे। अब आपको बहुत बड़ा मौका मिला है लोगों को शिक्षित करने का। हम जहां भाजपा हमसे लड़ना चाहती है, हम वहां से उस पर नहीं लड़ेंगे। सांप्रदायिकता की बात बड़ी बात है, वो लड़ाई बड़ी लड़ाई है, लेकिन हम मंदिर और मस्जिद के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ने वाले हैं। हमको जो वो अन्याय कर रहे हैं, जो वो अमानवीकृत कर रहे हैं, वो जो देश के टुकड़े टुकड़े करने पर आज बिल्कुल आमादा चल रहे हैं,
मणिपुर की घटना क्या हम भुला सकते हैं, जहां निर्वस्त्र करके हमारी बहनों को पुलिस वालों ने भीड़ के हवाले कर दिया? ये सोच सकते हैं कि हमारे देश में हो रहा है? तो ये सब कुछ हो रहा है। इन चीजों को लेकर के लड़िए, इनसे, इन बातों को लेकर के इनसे लड़िए। यही लड़ाई है और यही सबकी लड़ाई है। ये न हिंदुओं की लड़ाई है, न मुसलमानों की लड़ाई है, न जातियों की लड़ाई है। ये इस देश के अंदर इंसानियत को जिंदा रखने की लड़ाई है। इंसानियत जिंदा रहेगी तो सारी लड़ाइयों को हम लड़ सकेंगे। इंसानियत खत्म कर देंगे ये लोग तो कोई भी लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगी, उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। और यही वो चाहते हैं। आज देखिए उन्होंने हमको कैसा बना दिया है कि हम अगर किसी की हत्या कोई करता है तो हम पहले पूछते हैं हत्या करने वाले की का धर्म क्या था और जिसकी हत्या हुई उसका धर्म क्या था। फिर हम तय करते हैं कि हम हमदर्दी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। हमारे ऊपर ये जो पहचान की राजनीति है उसको इन्होंने इस हद तक हमारे अंदर डाल दिया है कि हम अगर हमारे समुदाय का कोई दूसरे समुदाय की औरत के साथ बलात्कार करता है तो हम उसको हीरो बनाने के लिए तैयार हैं, उसको नायक बनाने के लिए तैयार है। ये उन्होंने हमको बना दिया है। तो इस तरह की राजनीति, जो पहचान की राजनीति, इसको खत्म कीजिए, इससे परहेज कीजिए। और जो न्याय की लड़ाई है, जो इंसाफ की लड़ाई है, उसमें सब लोग जुटिए। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान खोल करके बोलें। अरे आज जा करके अपनी पत्नी से बोलिए, वो भी बहुत प्रभावित है इन लोगों से। उनको बताइए कि ऐसे मामले में इन लोगों ने ये काम किया। आप अपने बच्चों को समझाइए। मैं अभी आ रही थी तो अब कांवड़ यात्रा अभी से निकलने लगी एक, पता नहीं, तो हमने रोक के कांवड़ से पूछा, वो भीख मांग रहे हैं लोगों से। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने खाने के लिए पैसा दे दीजिए। हमने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। हमने कहा भैया तुम तो कांवड़ हो, तुम अयोध्या क्या करने जा रहे हो? कहने नहीं हम लोग उज्जैन से आ रहे हैं और अब हम अयोध्या जा रहे हैं, जय श्री राम। हमने कहा भैया ये तो मतलब आप लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों, आप जानो ये हिंदू धर्म को भी खत्म कर रहे हैं। ये मतलब अल्पसंख्यकों को तो धर्म पता नहीं खत्म कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो इस देश के अंदर हिंदू धर्म को खत्म करके रहेंगे। बगैर इसके वो चैन से जीने वाले नहीं। बहुत खतरनाक बात है। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। हम लोग बचपन से कांवड़ यात्रा ये सब देख रहे हैं, लेकिन ये जो अब ये कर रहे हैं, एक नए तरीके का धर्म, एक नई तरीके का हिंदू, एक नए तरीके का भक्त जो ये तैयार कर रहे हैं, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसको मतलब नहीं है धर्म से। उसके अंदर नफरत है, वो किसी को मारना चाहता है और वो सोचता है इससे हमको कुछ फायदा मिलेगा, बस यही अब धर्म हो गया है। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, इनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। मैं बता नहीं सकती हूँ कि 4 दिन से कितने फ़ोन आ रहे हैं, कितने इंटरव्यू के लिए वो आ रहे हैं, जो कभी हमको पूछते नहीं थे इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी लाइन लगा रहे हैं हमारा इंटरव्यू ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुमत हिस्सा इस फैसले का स्वागत कर रहा है और उनको लग रहा है कि राहत की सांस लेने का उनको मौका मिला है। एक एंकर से मैंने कहा आप उस समय क्या कर रही थी? कहने लगी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं उस समय चुप थी, लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया मैं चुप नहीं रहूँगी। तो आप लोग भी सब चुप न रहिए, ये तो हमारा बातूनी लोगों का शहर है भैया। कहाँ तुम लोग चुप रहोगे? बोलो, लेकिन वो बोलो जो इस शहर को जिंदा करे, जो हमारे समाज के अंदर लोगों की मदद करे और संविधान और कानून का जो बचा कुचा है उसकी सुरक्षा करे। ऐसा बोलो, खूब बोलो, दिन रात बोलो। सुनवाई हमारी ही होगी, दूसरों की होने वाली नहीं है। वो समाना मैं तो समझती हूँ कि जो है ना पलटी गिनती शुरू हो गई है, मुझे तो पूरा विश्वास है। और हम लोग सब इसी तरह से मिलेंगे और अपने नेताओं को मजबूर करेंगे कि वो भी मिलें। देखिए ये नेता तो हम लोग सब जानते हैं, बहुत अजीब बिरादरी है, हम लोग भी उसके हैं। वो जब जनता का दबाव आता है तभी उनका दिमाग सही होता है। तो वो दबाव भी बनाना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सारी लड़ाई है उत्तर प्रदेश की। यहाँ हम जीतेंगे तो देश जीतेंगे, बिल्कुल तय बात है।
तो हमारा और आपका यही काम है कि खूब बोलें और अपने नेताओं से भी कहें कि अब की अगर तुमने गड़बड़ की तो हम तो मारे जाएंगे, लेकिन तुमको भी हम बचने नहीं देंगे, इतना तुम समझ लो। बस इतना ही आपसे कहना है। बहुत बहुत आपने हमारे लिए कहा, बहुत बहुत आप लोगों ने किया यहाँ आकर के, मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। लेकिन आपको वास्तव में बताना चाहती हूँ कि अगर हमने बोलना सीखा तो कानपुर के लोगों ने ही हमको बोलना सिखाया, कॉमरेड रामाश्रय जैसे लोगों ने हमको बोलना सिखाया, हम लोग के और बहुत से पुराने मित्र उन्होंने। तो अब आप भी अपनी ज़बान को मतलब जो है ना आज़ाद कर दीजिए और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलिए। मुझे शर्म आती है जब मैं जाती हूँ बताती हूँ मेरा एमपी कौन है, और 20 साल से मेरा एमपी कौन रहा है। जो कुछ करते नहीं, जो किसी का काम करते नहीं, कुछ सुनते नहीं, वो आज हमारे प्रतिनिधि हैं भैया। अब इसको भी हमें बदलना होगा, और यहाँ बदलेगा तो यूपी बदलेगा, यूपी बदलेगा तो देश बदलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत